गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज रांची। यह वीडियो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है जो CC3 पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इंट्रोडक्शन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। आपको स्लाइड के माध्यम से दिखेगा। सबसे पहला स्लाइड आपको दिखेगा जिसमें इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। दूसरे स्लाइड में आप देखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले 1939 में रैगनर फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म को सबसे पहले रैगनर फ्रिस्क ने ही दिया था। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल। इट फोकसेस ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ टोटल नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। मीन्स ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमी को एज ए होल, पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। यह एक इंडिविजुअल का, एक सिंगल एंटिटी का स्टडी नहीं करके ये पूरे इकोनॉमी का एज ए होल स्टडी करता है। इसका जो फोकस है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है वो टोटल इनकम पे करता है। यह कंजम्पशन, पूरा एग्रीगेट लेवल पे जो कंजम्पशन हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट लेवल के कंजम्पशन को ये काउंट करता है। यह पूरी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करता है। जो जनरल प्राइस लेवल है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सबों को ये मतलब जो भी ये स्टडी एक इकोनॉमी के लेवल पे और पूरे कंट्री के लेवल पे होता है ना, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। हम जनरली सुनते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन काफ़ी मजबूत है, जिसके कारण हम कई बार विश्व में आए आर्थिक मंदी के चपेट से बच जाते हैं। तो आप पढ़ते होंगे हेडलाइंस के रूप में कि भारत का मैक्रो इकोनॉमिक लेवल जो है ना, या मैक्रो इकोनॉमिक जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो वही मैक्रो इकोनॉमिक में क्या आता है हमारा, ये हमारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हमारा प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, यही सब इसमें आता है। अगर इसको डिफाइन करना पड़े एक लाइन में तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अगर इसको सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब ये एक समूचे का, पूरे इकोनॉमी को एज ए होल का स्टडी है, इसीलिए इसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो टर्म का ही मतलब होता है बड़े स्तर पे कोई किसी चीज़ का स्टडी करना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यह स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है। अब हमको देखना है दूसरे पार्ट में कि सब्जेक्ट मैटर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसको कई किताब में दिया कि इशूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कहीं इसको देता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमको बेसिकली देखना है वो सब्जेक्ट मैटर हो, इशूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, सब वही है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखें हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम क्या पढ़े थे कि कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसका बिहेवियर को हम देख रहे थे। हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को देख रहे थे। प्राइस डिटर्मिनेशन, सिंगल कमोडिटी के प्राइस डिटर्मिनेशन को देख रहे थे। कॉस्ट, रेवेन्यू जैसे सब्जेक्ट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे थे। लेकिन अब सब्जेक्ट मैटर किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका स्टडी करते हैं, इसका स्कोप, इसका इशूज क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे इशूज है, तो हम यहाँ पे 4-5 इशूज को लेते हैं।
पहला इशू है नेशनल इनकम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि यह जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं नेशनल इनकम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विथ द इनकम ऑफ द कंट्री। यह मतलब देश के आय को दर्शाता है, उसको दिखाता है, उसके बारे में बतलाता है। इट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इस तरह के कई कंपोनेंट्स हैं। यह हमें नेशनल इनकम को मेजर करने का तरीका भी बतलाता है। नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है ये सब हम स्टडी कहाँ करते हैं, जैसे आप हमेशा सुनते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब का स्टडी जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेशनल इनकम को कैसे मापते हैं ये सब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही इसका स्टडी करते हैं और यह एक इकोनॉमी का इंडिकेटर है। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वह अनएम्प्लॉयमेंट। यह भी क्या है, इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमीज हेल्थ। यह जो इकोनॉमी का जो स्थिति है उसका एक इंडिकेटर है, एक संकेतक है कि इकोनॉमी की क्या हालात हैं, वो हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट से पता चलता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का स्टडी करते हैं। इसलिए हम लिखे हैं वी स्टडी डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी आयाम हैं, जितने भी उसके तथ्य हैं, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाई है तो यह दर्शाता है कि इकोनॉमी का हेल्थ पुअर है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो दर्शाता है कि इकोनॉमी मजबूत है। तो यह भी एक इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अब है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आप हमेशा देखते हैं कि कभी जो ट्रेड आप करते हैं उसमें क्या होता है कि कभी मंदी आता है तो कभी तेज़ी आता है, मतलब कभी रिसेशन का टाइम है, कभी बूम का टाइम है, कभी रिकवरी पीरियड होता है। तो ये जो साइकिल है ये हमेशा चलते रहता है। इकोनॉमिक कभी भी कोई भी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड में वो स्मूथ नहीं है। कोई भी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड का वो स्मूथ नहीं चलते रहता है। उसमें क्या होता है कि कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यह पूरे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है ना इकोनॉमी का उसको दिखाते रहता है, कभी अप कभी डाउन। कभी आप देखते हैं कि इकोनॉमी मंदी का शिकार हो जाता है तो कभी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो ये सब जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ये आपका बिजनेस साइकिल में। उसके बाद इन्फ्लेशन, एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल सब कोई करता है। अब अलग अलग नाम से हम यूज करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को हम लोग जानते हैं कि यह मुद्रा स्फीति है इसका हिंदी, और इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल भी यही होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है तो इसका फिर आप डिटेल जब इसका हम पढ़ेंगे, आपका यूनिट 3 या 4 में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन है कहा जाता है इट इज़ टॉट अस कंसिस्टेंट चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। मतलब जनरल प्राइस लेवल का जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, जो कंसिस्टेंट है, वही इन्फ्लेशन होता है। मतलब जो मार्केट में जो प्राइस चेंज हो रहा है वही प्राइस चेंज जो आपका है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो ये हमको जनरल प्राइस लेवल को दिखाता है, जिसका स्टडी हम कहाँ करते हैं, इन्फ्लेशन के थ्रू। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमको दिखाता है कि चेंज इन रियल कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। रियल जो चेंज है रियल कैपिटल में, उसमें जो चेंज आ रहा है, जैसे मान लीजिए नया फैक्ट्री जो स्टार्ट हुआ, नया जो हाउस होल्ड बना, नया जो भी चेंज हुआ, वो जो नया चेंज आता है आपके सामने में वो हमारा इन्वेस्टमेंट को शो करता है। तो न्यू चेंज इन स्टॉक मतलब कैपिटल स्टॉक में जो रियल चेंज होता है
एक दूसरे का ट्रांसफ़र नहीं, जो रियल चेंज होता है ना कैपिटल स्टॉक में, वो इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें हम क्या बताएं कि न्यू गोडाउन्स खोला, न्यू फैक्ट्री खोला, फैक्ट्री का एक्सपेंशन किया, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, न्यू रोड कंस्ट्रक्ट किया, उसमें जो पैसा लगा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फिर एक नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट मैटर में हम यहाँ पढ़ते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन शो करता है कि किसी इकोनॉमी का अगर कंजम्पशन लेवल हाई है तो क्या दिखाएगा कि इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड हाई है। तो जब एग्रीगेट डिमांड हाई है, कंजम्पशन हाई है, तो ये क्या शो करेगा कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, प्राइस लेवल बैलेंस है। इसी कारण से इकोनॉमी का कंजम्पशन रेट जो है ना वो ऊपर है। तो जो कंजम्पशन लेवल जितना ऊपर होगा, कहा जाएगा कि इकोनॉमी उतना स्ट्रांग है। आप हमेशा देखेंगे कि कंजम्पशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन डाउन ना हो। कंजम्पशन डाउन ना होने का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में कभी भी डिमांड कम ना हो। अगर डिमांड कम होगा तो यह फिर से आपका जो बिजनेस साइकिल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी रिसेशन में चला जाता है, किस तरीके से इकोनॉमी पूरा का पूरा रिसेशन डिप्रेशन में चल के फिर से वो रिकवरी के स्टेज में आता है। इसका रीज़न क्या होता है कि कंजम्पशन में चेंज होना। कंजम्पशन घटने का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कम होते जा रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम होगा तो फिर एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। तो इस सब को हम फिर डिटेल से जब इनका इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वहाँ फिर हम ध्यान देंगे। अब एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से अलग है या एक साथ है। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक एक व्यक्ति का स्टडी करते हैं, लेकिन उसी का एग्रीगेट स्टडी आप कहाँ करते हैं, मैक्रो में करते हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है। दोनों एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन हम करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं, किसी वस्तु का मूल्य तय करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वही एक एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस को ले करके हम एग्रीगेट प्राइस बनाते हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल को हम वहाँ पे बनाते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, एक व्यक्ति का डिमांड पढ़ते हैं, सिंगल पर्सन या एक इंडिविजुअल के डिमांड को हम देखते हैं। वही जितने भी सिंगल इंडिविजुअल है या जितने इंडिविजुअल लोगों का डिमांड है, उन सबको जब एक साथ आप ऐड कर देते हैं तो वही आपको मार्केट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। तो पहले हम माइक्रो लेवल पे उस स्टडी को किए हैं, तभी उसको मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम करता है। उसके बाद जो हमारा माइक्रो और मैक्रो का डिपेंडेंस है, उसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई भी इनकम है या कंजम्पशन है, एक इंडिविजुअल लेवल का है, और उन सबको जब एक साथ हम जोड़ेंगे तभी आप नेशनल लेवल पे कंजम्पशन को आप दिखा सकते हैं। नेशनल लेवल पे क्या कंजम्पशन हो रहा है, एक एक इंडिविजुअल को जोड़ के दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इसको और भी कई रूप में हम देख सकते हैं, इसको और बढ़िए, उसमें आपको मिलेगा कि किस तरीके से माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।